गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम और कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी हम इसी में समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो संसदीय समिति जो है, इसमें जो संसदीय समिति होती हैं उनकी प्रणाली की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, तो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? आपके ऑप्शन है 1984 से, 1984 में, 1987 में, 1991 में या फिर 1994 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, 1991 में। यानी कि जो नई संसदीय समिति प्रणाली है इसकी शुरुआत 1991 या 1991 में हुई। कब हुई? 1991 या 1991 में। ठीक है, 1991 या 1991 में हुई थी। आपका क्या आंसर सही है? आपका सी आंसर इसमें दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन समिति, ये प्राक्कलन समिति है दोस्तों, कि प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्राक्कलन में संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? बी, यानी कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। कहाँ से दोस्तों? तो सारे के सारे सदस्य लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। और इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और ये सारे के सारे लोकसभा से चुने जाते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही वर्ष है सी, 65 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेस होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो होती है 65 वर्ष। अब यदि हम बात करें हाई कोर्ट के लिए, यदि हम बात करें कि हाई कोर्ट के जजों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो कितनी होती है, तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आयु होनी चाहिए 62 वर्ष। कितनी में? 62 वर्ष। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है 62 वर्ष। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश में है? किस देश में है? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो इसकी व्यवस्था किस देश में है? आपके ऑप्शन है केवल भारत में, केवल अमेरिका में, भारत एवं अमेरिका में, दोनों। तो क्योंकि देखो भारत में तो है ही, और ये चीज़ हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली, तो दोनों जगह हो गया। तो आपका क्या ऑप्शन सही होगा? हमारा इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, भारत एवं अमेरिका दोनों में ही। तो हमारा सी ऑप्शन सही है कि न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू की जो व्यवस्था है वो भारत और अमेरिका दोनों ही जगह पे है। अब ये होता क्या है दोस्तों? तो देखिए, जब भी संसद कोई कानून बनाती है, जब भी संसद कोई कानून बनाती है या पास करती है, तो उस पर जो हमारा न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पर क्या करता है? रिव्यू करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है। उसको देखता है और जांचता है कि वो जो न्याय कानून बनाया गया है वो संविधान के अनुसार बनाया गया है या नहीं, उसके द्वारा किसी भी धर्म, जात, लिंग, वंश के व्यक्ति का अधिकारों का हनन तो नहीं किया जा रहा है, और साथ ही वो लोक व्यवस्था को बनाए रखने या अखंडता को बनाए रखने के लिए कारगर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई बदलाव किया जा रहा, तो उसकी संवैधानिकता की जांच की जाती है कि उस संवैधानिकता की जांच हो। साथ में ऐसा ना हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर किसी रीजन को विशेषता देने वाला हो या उसे महत्व देने वाला हो। तो ये सब चीज़ों की जांच करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिससे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये दोनों ही देशों में होता है, भारत में भी और अमेरिका में भी। और दोनों ही देशों में पावर किसे दी गई है? उच्चतम न्यायालयों को पावर दी गई है कि वो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन कर सकें। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन दोस्तों सही है। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति होती है। ठीक है, जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच में जो विवाद हो जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में जो विवाद होते हैं उसका जो निर्णय करता है वो कौन सी शक्ति है? उच्चतम न्यायालय को किस प्रकार की शक्ति है जो केंद्र राज्य के बीच में जो लड़ाई होती है
उनके बीच में निर्णय करना या उनका सुलझाना, उनका निपटारा कराना, ये उच्चतम न्यायालय की किस प्रकार की शक्ति है? आपके ऑप्शन है, इसकी परामर्श अधिकारिता के अंतर्गत आती है, इसकी अपीलीय न्याय अधिकारिता के अंतर्गत। तो देखिए परामर्श तो नहीं है ये, ठीक है, परामर्श नहीं, परामर्श तो राष्ट्रपति जी करते जब उन्हें किसी कानून में किसी चीज़ में दिक्कत होती है। आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है, सुझाव ले सकता है। तो ये तो नहीं है। अपीलीय नहीं है, नहीं अपील भी नहीं है, क्योंकि PIL या किसी भी अपील तो नहीं कर रहे होते हैं ना। इसके अलावा यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, सांविधिक, तो सांविधिक भी नहीं है। ये क्या हुआ आपका ऑप्शन? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, यानी इसका ये मूल अधिकार है कि यदि राज्य और केंद्र के बीच में किसी भी मामले पर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन कराएगा? तो उसका निपटारा कराएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो ये आया मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसमें आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, किस वाद में, कुल मिला के कह सकते हो कि किस केस में, किस वर्डिक्ट में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है गोरखनाथवाद, के गोपालनवाद, ठीक है, के गोपालनवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर मेनका गांधीवाद। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, कई बार हुआ है, 1973 का केस है, कितना? 1973 का केशवानंद भारतीवाद था। और इसी के समय यहाँ पे क्या हुआ था? तो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 का वाद था, इसी के समय यहाँ पे किया गया था हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रांच है। कितने लोगों की? तो 1973 में जो बनी थी ब्रांच, ये 13 लोगों को मिलकर बनी थी। कितने? 13 लोगों को कंसिस्ट करके बनी थी, 13 लोगों की सब बेंच थी, और अब तक की सबसे बड़ी बेंच है इतिहास में, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जज शामिल हुए हैं किसी एक डिसीजन के लिए। तो ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, और इसी बेंच के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो कौन सा बात है? केशवानंद भारती। बताओ केशवानंद कौन थे? तो ये कह सकते हो आप महंत थे, एक मुखिया थे, एक ट्रस्ट का, जो एक हिंदू ट्रस्ट था केरला का, है ना। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि कैसे क्या निकल के आया, उससे आपको इसमें काफ़ी समझ में आएगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित का मुद्दा आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ठीक है, अब लोकहित क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, लोक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट, PI, है ना। लोकहित होता है पब्लिक और इंटरेस्ट, लोक और हित, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भारत में न्याय पद्धति में लोकहित का मुद्दा आया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आजकल आप देखते हैं ना PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। पहले क्या होता था कि जिसके खिलाफ अत्याचार होता था, जिसके खिलाफ कुछ भी होता था, उसको खुद जाना पड़ता था, ठीक है, उसको खुद जाना पड़ता था, खुद अपना केस दायर करना होता था, और उसके बाद उस पर कोई सुनवाई होती थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होता है, और जो ऐसे वर्ग से आते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग से आते हैं कि जिनकी कोर्ट तक पहुंच आसान नहीं होती है, और कोर्ट तक उनकी पहुंच है ही नहीं। तो ऐसे एक जगह पे उनका शोषण होते रहता है कंटिन्यूसली। तब उन्होंने कंसेप्ट लाया कि यदि किसी के खिलाफ शोषण होता है तो उसके बिहाफ पे कोई और भी यहाँ पे क्या कर सकता है? केस दायर कर सकता है, जिसको बोला गया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे के हित में, कि कोई ऐसा मुद्दा जो लोक हित का है, तो उसके बिहाफ में कोई भी मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जाके दाखिल कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये मुद्दा हुआ, या जब ऐसी बात आई, उस समय पे भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? आपके ऑप्शन है M हिदायतुल्ला, AM अहमदी, AS आनंद और PN भगवती। तो दोस्तों सही ऑप्शन है D, PN भगवती। उस समय देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो CJI थे उस समय, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे PN भगवती, और इनके टाइम पे ही ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये स्टार्ट हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को, अब आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है D, यानी कि हमारा जो भारत है, भारत के जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको सभी प्रकार के न्याय हैं, क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक न्याय अधिकार भी प्राप्त है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, और परामर्शदात्री भी प्राप्त है। अपीलीय बता दिया मैंने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL है इसी में आ जाता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी में आता है। परामर्शदात्री की बात करें तो हमें ये मैंने बताया 143 जब राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसके अलावा प्रारंभिक भी उससे कुछ कार्य हैं, है ना। तो क्या होता है कि हमारा जो भारत का उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उससे प्रारंभिक, अपीलीय एवं परामर्शदात्री सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं या प्रदान किए गए हैं। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन सही हुआ? तो इसमें आपका दोस्तों D ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक क्षेत्राधिकारता में आते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता में आते हैं? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? भारत सरकार के एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल आता है। ठीक है, ये देखिए अभी अपन ने देखा ना, आरंभिक कार्य भी होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्रारंभिक आरंभिक एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है प्रारंभिक या आरंभिक, देखिए ये जो वर्ड है। ठीक है, अब हम इसी पे क्वेश्चन है कि कौन कौन से कार्य प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारता के अंतर्गत आते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं दोस्तों? तो पहला है भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों की बात, बिल्कुल आता है इसके अंतर्गत। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के चुनाव पर विवाद, ये भी आता है, बिल्कुल आता है। भारत सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ठीक है, तो ये इस पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसके नहीं आता है, भारत सरकार द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद। ठीक है, और दो या दो से अधिक राज्यों की जरूरत, ये भी इसके में नहीं आता। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? ए और बी। तो आपका देखिए ए और बी कहाँ है? पहले नंबर पे है। तो हम आपका क्या सही ऑप्शन हुआ? हमारा पहला हमारा सही ऑप्शन हुआ ए, यानी कि ए और बी दोनों ही जो हैं वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न राज्यों में से साझा उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, निम्न राज्यों में से किस किस में साझा उच्च न्यायालय, किन राज्यों के बीच में साझा यानी कॉमन उच्च न्यायालय? साझा मतलब कॉमन। ठीक है, साझा मतलब कॉमन उच्च न्यायालय है। तो आपके आंसर क्या क्या है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गलत है, गुजरात उड़ीसा गलत है, मध्य प्रदेश राजस्थान गलत है, क्योंकि इनकी सबकी अपनी अपनी हाई कोर्ट है। तो महाराष्ट्र गोवा सही, क्योंकि गोवा में कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है वही गोवा हाई कोर्ट के केस भी देखता है। ठीक है, क्या है? तो जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है वही गोवा हाई कोर्ट के भी केस देखता है। इस प्रकार इनकी एक साझा उच्च न्यायालय बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? ठीक है, उच्चतम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके आचरण पे, इनके जो कार्य हैं उस पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में नहीं की जा सकती, विधानसभा में नहीं की जा सकती, केवल लोकसभा में नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सही आंसर हुआ डी या डी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनके कार्य या आचरण के बारे में किसी भी जगह किसी भी प्रकार की बहस नहीं की जा सकती। यदि ऐसा किया जाता है, ये अधिकार दिया गया या कह सकते हो विशेष अधिकार है ये कोर्ट के पास में। ठीक है, कि कोई भी उनके आचरण पर बहस नहीं कर सकता, और इसलिए किया गया ताकि उनकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को कोई प्रभाव न पड़े और उन्हें अपने काम की स्वतंत्रता करने में या काम की जो स्वतंत्रता प्रदान है, जो उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता है, उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े, ना ही उस पर कोई विचलन हो। क्योंकि कार्य जब उनके पे बहस होगी आचरण पे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कह सकते हैं स्वतंत्रता है, जो पार्शलिटी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। और इस चीज़ से बचाने के लिए ये प्रदान किया गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। ठीक है, तो उनके कार्य आचरण पर कहीं भी बहस नहीं की जा सकती। यदि ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है, तो उनके पास यह हक होगा कि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, यानी कोर्ट की अवमानना, क्या? कोर्ट की अवमानना का केस लगाकर उन पे जुर्माना अथवा जेल अथवा दोनों कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर कुछ जुर्माना लगा सकते हैं या जेल भेज सकते हैं या फिर वो दोनों भी कर सकते हैं। उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इस प्रकार उनके आचरण के बारे में कहीं भी बहस नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन प्रमाणित आधारों के आधार पर हटाया जा सकता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इन दोनों ही आधार पर, यदि वो तो कदाचार का कोई केस आरोप उन पर लग जाए या फिर असमर्थता का हो जाए कि भाई वो अपना कार्य करने में असमर्थ है, अपने कार्य करने में समर्थ नहीं है, या कदाचार का कोई उन पर आरोप लग जाए, तो इन दोनों ही बेस पे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, ऐसे ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ठीक है, किससे परामर्श करता है भी मैंने आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये बिल्कुल सही था, ये भी सही था। अगला देखते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल, ये भी सही था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति इन तीनों ही लोगों से परामर्श करता है और इन तीनों लोगों से परामर्श करने के बाद ही उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? आपका डी ऑप्शन सही हुआ, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुंज कौन है? ठीक है, इसका ओरिजिन किसने किया? जो अब चलित न्यायालय जिसको मोबाइल कोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मोबाइल कोर्ट।
ठीक है, जो चलते फिरते न्यायालय हैं, जो गाँव में जाके वहीं इसको केस, छोटे मोटे केस जो होते हैं दीवारी केस, उनको सॉल्व करके आते हैं। तो जैसे कि रेड लाइट तोड़ने का केस हो या छोटे मोटे जम करने का केस हो, तो ये थोड़ा बहुत छोटे मोटे केस यहाँ पे दीवारी न्यायालय में हो जाते हैं। और ये मोबाइल कोर्ट होते हैं, एक वैन के अंदर, वैन कहीं भी खड़ी हो जाती है और वहाँ पे वो केस चलते रहते हैं। तो ये इसका ओरिजिन किसने किया था? आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती जी नहीं, राजीव गांधी जी नहीं, प्रतिभा पाटिल जी नहीं, तो किसने किया? डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। तो आपका सी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है राज्य की विधि मंत्री द्वारा, बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा, बिल्कुल नहीं। राज्य के राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल नहीं। तो क्या ऑप्शन सही हुआ? उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। यानी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा यदि कोई निर्देश दे दिया गया है तो उसे इनमें से जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से किसी के द्वारा भी उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? मतलब दोनों ही के लिए वो कॉमन है, ये दोनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल नहीं। संविधान के उल्लंघन के संरक्षण, बिल्कुल नहीं। राज्यों के बीच परस्पर विवाद, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये राज्यों के पास नहीं है, सब केंद्र के पास में। तो मूल अधिकारों का संरक्षण, बिल्कुल सही। तो आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि जो मूल अधिकारों का संरक्षण है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको जो रिजर्वेशन, उनका जो संरक्षण है, ये दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एज वेल एज उच्च न्यायालय दोनों ही आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन सही हुआ? आपका डी ऑप्शन इसमें सही हुआ। ठीक है दोस्तों, यदि चले तो अगला आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इसे प्लीज़ लगवा लें और मन लगाकर पढ़ाई करें। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।